अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत और अडियाला जेल इंतजामिया मुसलसल अदालती अहकामात और जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराई जाने वाली फहरिस्त के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं, वकला और फैमिली मेंबर्स को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही, जबकि सिर्फ इंतजामिया की मर्जी के लोगों को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलने दिया जा रहा है और इस हफ्ते भी यही सिलसिला बरकरार रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इल्जाम है कि हुकूमत इस हिकमत अमली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तफरीक पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बात का अंदाजा होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद और इल्जामात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा न सिर्फ फहरिस्त से हटकर मुलाकात करने वाले रहनुमाओं पर एतराज़ात कर रहे हैं, बल्कि उन रहनुमाओं की वफादारी पर सवालात भी उठा रहे हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी के इजलास में यह तय किया था कि फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करेगा। ऐसा करने वाला पार्टी डिसिप्लिन और कायदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब और पार्टी से मुनरफ तस्वुर किया जाएगा। पार्टी एलामी में यह भी कहा गया था कि अगर पार्टी फहरिस्त में से किसी रहनुमा को रोका गया तो बाकी अफराद एहतजाजन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन रवा हफ्ते भी मंगल को जिन 5 वकला की इमरान खान से मुलाकात कराई गई, उनमें से सिर्फ 2 के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फहरिस्त में मौजूद थे, जिसके बाद फहरिस्त से हटकर मुलाकात करने वाले रहनुमा और वकला एक बार फिर तनकीद की जद में हैं। पिछले हफ्ते पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी फहरिस्त से हटकर मुलाकात करने वाले रहनुमाओं पर मंजूर नजर होने का इल्जाम लगाया था और अब इमरान खान की बहन अलीमा खान और पार्टी रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा ने मुलाकात करने वालों की वफादारी पर शक का इजहार किया है। ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनसे वो उनके जिनसे राब्ते हमारी भी रिक्वेस्ट कर दें, जो उनको अंदर वो इमरान खान से मिलने दे रहे हैं। हम तो अपील करेंगे कि आप जिन्हों से आप इजाजत लेकर आ रहे हैं, हमारी भी इजाजत, उनके दोस्त ज्यादा पावरफुल है, बगैर कोर्ट ऑर्डर के एक्सेस है, हमारे लिए भी अपील कर दें। कुछ लोगों को भिजवा दिया जाता है तो उसके ऊपर फिर जाहिर सवालात तो आते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बानी पीटीआई से मुलाकातें ना होने पर और मखसूस रहनुमाओं की मुलाकातों पर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अदालती हुक्म के बावजूद वकला, पार्टी रहनुमाओं और फैमिली की बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज ने एक बार फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। इसके अलावा अलीमा खान ने भी मुलाकात ना कराने पर अलग से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। इससे पहले भी उमर अयूब और शिबली फराज ने मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी है। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। आज अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना कराना जजेस की तौहीन है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी, लेकिन उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई। सुपरिटेंडेंट जेल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझता, लेकिन फिर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जाती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलमान सफदर को, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के साथ जाकर अपने केसेस के बारे में उनसे मशावरत करनी थी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी सुपरिटेंडेंट जेल कुछ नहीं समझता। आगे से फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको कोई तौहीन अदालत भी नहीं लगा रहे, खाना पूरी कर देते हैं। और जो इमरान खान के अपने वकील हैं, उनको क्यों बाहर रखा जा रहा है? अब आइंदा के लिए मंगल के दिन हम वहाँ पे खड़े होकर कहेंगे कि जब तक हमारे वकील नहीं अंदर जाते, बाकियों को जाने की नहीं ज़रूरत है। अलीमा खान ने पार्टी फहरिस्त से हटकर रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात पर नागवारी का इजहार किया है। अहम बात यह कि अलीमा खान ने सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी पार्टी फहरिस्त से हटकर रहनुमाओं की मुलाकात पर एतराज़ करते हुए तंज किया था कि फहरिस्त से हटकर जो रहनुमा मुलाकात करते हैं वो जहाँ से इजाज़त लेते हैं, हमें भी वहाँ से मुलाकात की इजाज़त दे दें। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन शेख वक्कास अकरम ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अदालती ऑर्डर आपके पास मौजूद है, मुलाकातों के हवाले से आप लाएमल भी बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बदला नहीं है। इस हफ्ते भी हमने देखा कि जो इंतजामिया चाहती थी मुलाकात करें, उनकी मुलाकात हो गई, बाकी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि आपने ये फैसला किया था कि अगर कोई शख्स जिसका लिस्ट में नाम नहीं होगा वो मुलाकात कर लेगा तो उसके ऊपर बाकायदा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, नोटिस लिया जाएगा। लेकिन इस हफ्ते भी कुछ बदला नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए सर, इसमें ये बेहयाई है ना, ये खुल्लम खुला बेहयाई है कि बहुत सी पिटीशंस हैं जो मुलाकातों के हवाले से हुई, उन पे फैसले हुए, फिर उन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हुई। हर एक पिटीशन के अंदर ऑलमोस्ट अडयाला जेल के हुकाम जो है वो अदालतों में पेश होके
वहां पे कमिटमेंट दे के आए कि आप इस किस्म की वायलेशन नहीं होगी। और फिर आखिर में क्या हुआ कि चीफ जस्टिस तमाम की तमाम पिटिशंस पेंडिंग को इकट्ठा करते हैं, अडयाला हुकाम को बुलाते हैं, 3 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करते हैं और उसके बाद जो है वो ये भी कमिटमेंट हमसे ले लेते हैं, जिस पे कल उस वक्त बड़ी आओ-बकाओ हुई कि आप गेट के सामने गुफ्तगू नहीं करेंगे, प्रीमिसेस के सामने गुफ्तगू नहीं करें। हमने कहा चलो हम थोड़ा आगे जाके कर लेंगे, मगर इन एक्सचेंज हमें हमारा राइट टू सी इमरान खान तो मिलता है। तो इसके बावजूद एक 17वें 18वें अफसर का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिसेस के फैसलों को इस तरह उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देना, ये बेहयाई है और ये कुछ भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जजेस को अब ये रियलाइज करना चाहिए कि ये आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने अपने फैसलों के पर अमल दरामद खुद करवाना है। आपको चाहिए कि सुबह आईजी जेल खाना जहाद को और इस जेलर को बुला के सैक करें, ताकि आपके फैसलों की कोई अहमियत देखें। जी, मुलाकात पे अगर नहीं अमल दरामद हो रहा है एक फैसले पे, जो कि एक बुनियादी हक है कैदी का, तो मुझे ये बताएं कि अदालतों में बाकी लोगों के हक में जो फैसले हो रहे हैं उनका क्या होता हो। तो शेख साहब, एक कानूनी कार्रवाई के तहत तो आज आपकी पार्टी लीडर्स ने, इमरान खान की बहनों ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवा दी है, लेकिन उससे भी फर्क कोई पड़ना है आपके ख्याल में? क्योंकि अगर अदालती ऑर्डर मौजूद है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इस बात को 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, तो आप तौहीन अदालत की आप दरख्वास्त दे रहे हैं, उससे क्या बदल जाएगा आपके लिए? सर, तौहीन अदालत तुसी मेरी गल सुनो, ये पहली तौहीन अदालत नहीं है। आगे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के पास ऑर्डर था, जब उसको नहीं मिलने दे रहे थे तो वो भी तौहीन अदालत में गए। हमारे पास 10 और ऐसे एमएलएज हैं जिनके पास ऑर्डर्स थे, नहीं मिलने दिया गया और वो फिर कंटेम्प्ट में गए। और वो आते हैं और वो गारंटी दे के चले जाते हैं कि जी हम वायलेट नहीं करेंगे, फिर यही हरकत करते हैं। अब क्योंकि ये चीजें काफी हाइप जो है वो पकड़ गई है और इसको दुनिया ने देखा है, जजेस ने भी देखा होगा ऑब्वियसली, पूरा दिन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे यही चलता रहा है और लोगों के तज्जिए भी सुने होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना कुछ सुनने और देखने के बाद भी अगर वो अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराते, तो ये फिर सिंगल जज की इंसल्ट नहीं है, ये तो फिर दैट बिकम्स कि वो पूरी अदलिया को कमजोर करने के मुतरादिफ है कि अगर अब आप जबरदस्ती अपने फैसले पे अमल ना कराएं तो। लेकिन शेख साहब, जब हुकूमत से पूछा जाएगा, पंजाब हुकूमत से बिलखसूस, कि आपने इजाज़त क्यों नहीं दी, या जेल इंतजामिया से पूछा जाएगा, तो उनका जवाब तो बड़ा सिंपल होगा कि देखें, मंगल को भी लोग मुलाकात करते हैं, जुमेरात को भी करते हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे अज़मा बुखारी हो पंजाब हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, या तारा साहब जो वफाक में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो ये कह चुके हैं कि लोग तो मिलने जाते हैं। अब ये पीटीआई के आपसी लड़ाई है, इख्तलाफात हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं। अगर कोई नहीं मिल सकता वो शिकवा करता है, जो मिल लेता है जाके वो आके बाहर बात करता है, तो वो कह रहे हैं तो आपका अपना मसला है। वो झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठे हैं। जिस दिन उनकी सिस्टर्स की मुलाकात होनी थी, फैमिलीज की और हमारे वकला की, वो हमारा अपना मसला तब तक तो है कि जब तक हम अपनी लिस्टें खुद फाइनल करते हैं, मगर जब मुलाकातें रोक देना है और मुलाकातियों को पकड़ के वैन में बंद करके और ले जा के चक्री या नीला दुल्ला छोड़ देना है, तो इसमें ये जिम्मेदार हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कर रहे हैं। इसमें हमारे इंटरनल मामलात नहीं है। हमारे इंटरनल मामलात के साथ भी खेलने की कोशिश ये करते हैं। जब गिवन लिस्ट जो है, जैसे अदालत के अहकामात के मुताबिक, ये उसके मुताबिक बंदे नहीं भेजते और अपनी मर्जी से बंदे भेज देते हैं। पीपल आर एक्साइटेड व्हेन दे गेट टू नो कि हमें खान से मिलने की बारी मिल रही है, तो चले जाते हैं, वो डिसिप्लिनरी वायलेट कर लेते हैं। मगर दिस इज व्हाट दे आर प्लेइंग एट, ये प्ले कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं दोनों ही। लेकिन शेख साहब, ये फिर हुकूमत का एक एतमाद ही है ना, कि अगर आप कह रहे हैं वो आके झूठ कहते हैं, तब भी तसलसल से ये पॉलिसी चल रही है, कोर्ट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि आप शायद स्ट्रीट पावर दिखा नहीं सकते, तो ये हुकूमत का एतमाद है कि अब तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में नहीं है कि उनके लिए कोई मुश्किल क्रिएट कर सके। बात ये है, ये एतमाद वाली बात नहीं, बेहयाई, ये बेशरम है। मतलब है कि जब बंदा पंजाबी में कहते, क्या मैं पंजाबी वाली सुनाऊंगा तो गंदा हो जाएगा काम सारा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब बंदा बेहया हो जाए और बंदे को न कुछ शर्म रह जाए, तो उसके बाद एतमाद, फिर इसको अगर आप एतमाद कहना चाहते हैं तो मैं उसको बेहया ही कहूंगा। मैं ये समझता आप जो भी कह लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो शेख साहब ये है ना कि अगर उनको पता है कि आप सड़कों पे निकल नहीं सकते, आपने कहा रमजान के बाद, ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे, ऐसा कोई प्लान होता आपका? अगर उनको पता है कि 26वीं तरमीम के बाद अदालती निजाम जिस तरह का है वो भी आपके हक में नहीं खड़ा होगा, तो फिर ये हुकूमत का एतमाद ही है ना। नहीं,
नहीं, नहीं, ये भी आप भी थोड़ी-सी शायद आपको जो हमने ईद के बाद निकलने का कहा था, वो एक मुश्तरका लाए-अमल के हवाले से कहा था, जो अपोज़िशन अलायंस के साथ हमने करना था, जिसके हवाले से खान साहब ने अभी दोबारा इंस्ट्रक्शंस दी हैं हम्म। कि उसको जल्दी शेप अप किया जाए, और वो लेट हो रहा था क्योंकि अब मौलाना साहब ने हमसे 15 तारीख तक का टाइम माँगा था। ही हैज़ नॉट रिस्पोंडेड येट। ठीक है जी? और हम क्योंकि इतनी अरसा इसके ऊपर लगाया गया है सबकी तरफ से, तो उस पे कोई एररेटिक एक्शन नहीं लेना चाहते। तो ठीक है, वो जब जवाब देंगे जल्दी तो ठीक है, नहीं तो हमारे अपने बंदे वो कर लेंगे। अगर कोई आदमी ये कहता है कि हम बंदे स्ट्रीट पे निकाल नहीं सकते, तो ये तो बहुत बड़ा मज़ाक आप कर रहे हैं ना। मतलब जिन्होंने इतनी ज़्यादा, इतनी ग्रैंड मोबिलाइज़ेशन की कि इस हुकूमत को कत्ताल करना पड़ा 26 को उसको रोकने के लिए। हज़ारों बंदों पे फायर किए गए, 14 शहीद हुए, सैकड़ों हज़ारों गिरफ्तार हुए। वो उसका साइज़ ही था ना मोबिलाइज़ेशन का जिससे इनके पसीने छूट गए, नींदें हराम हुई थी, तो गोलियाँ मारनी पड़ी इनको ना। वो उस मोबिलाइज़ेशन से डर के इन्होंने ऐसे किया। उससे पहले भी अगर आप 4 को चले जाएँ, तो ये जो पन्ने खान कहते थे कि अटक से बाहर नहीं आ सकते और कटी पहाड़ी और इस्लामाबाद नहीं घुस सके, डी चौक के अंदर जाके खड़े हुए। शेख साहब, पहले भी सलमान अकबर आज़ाद साहब ने इस बात पे गिला किया था जब गौहर साहब की और दूरसों की मीटिंग हो गई, उनकी ना हो सकी। उन्होंने कहा मंजूर नज़र लोग जो है वो मुलाकात करके आते हैं। फिर आपकी पार्टी ने कहा कि बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन कल भी हामिद रजा साहब ने यह कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ, और जो मिलने जा रहे हैं बहरहाल उन पर एक सवाल तो उठता है और लोग उनको शक की निगाह से देखते हैं। फिर अलीमा खान साहबा ने यह कहा कि हमें भी पता चल जाए कि जो लोग अंदर जा रहे हैं मुलाकात के लिए वो किससे इजाज़त लेकर आते हैं, हम भी उसी से इजाज़त लेकर चले जाएं अंदर। तो इसका मतलब अभी भी जो लोग नहीं मुलाकात कर पा रहे वो शिकवा तो कर रहे हैं, सवाल तो उठा रहे हैं उन लोगों पे जो कि जाके मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, बात ये है, बिल्कुल वो बनता भी है, वो इतने अरसे से बेचारे उम्मीद में होते हैं, फैमिली को 3-4 हफ्ते हो गए नहीं मिले, हम लोग तो 6 महीनों से नहीं मिले, सियासी मुलाकातें तो 6 महीने से बंद हैं, क्योंकि हमारे लिए तो इस तरह आवाज़ किसी ने नहीं उठाई कि 6 महीने से बंद है। मगर बात ये है कि जो नहीं मिल रहा उसको तकलीफ़ तो है, और जेन्युइन तकलीफ़ है, दूरी भी है खान से, कम्युनिकेशन भी ऑफ है, पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो वो फिर जब इंसान है, ह्यूमन्स हैं, एजिटेट कर जाते हैं, तो उसी के इशारों को इंसान भी समझ लिया करो कि हो गया। लेकिन चले वो एक अलग बात है, लेकिन पब्लिकली आके ये कहना कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूँ, इशारा देना वो कॉम्प्रोमाइज है, वो मंजूर नजर है, वो किससे आई इजाजत डोंट नो, लेकर आते पता हैं, नहीं ये तो एक अलग ही लेवल शहजाद है ना भाई, फिर। शहजाद भाई पता नहीं किस तनाजुर में उन्होंने कहा। ये टर्म इतनी कॉमन हो गई है कि ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਪੀਪਲਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਗद्दार ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, बुलशिट है सारी, चलो। एक पॉपुलैरिटी होती है और एक पावर पॉलिटिक्स होती है। हुकूमत ये तो फील कर रही है ना कि अगर मईशत हमने थोड़ी बहुत बेहतर कर दी है, उसमें इस्तेकाम नज़र आ रहा है। अभी इस हफ्ते ही जो ओवरसीज़ लोग आए हुए थे, उनका खिताब था, आर्मी चीफ ने वहाँ पे खिताब किया, तो वो नज़र आ रहा है कि एक वन पेज जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है ज़्यादा, और आप जो है वो पावर पॉलिटिक्स से दूर होते जा रहे हैं। कोई आपके एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात पे कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, तो इस बात का एतमाद तो है ना हुकूमत को। ये ऐसे ही होता है जी। अपोजिशन लोगों को ऐसे ही लगता है कि वो पावर पॉलिटिक्स से दूर हो गई है, मगर इसी मुल्क में हमेशा आपने देखा है कि पॉलिटिक्स, ये जो अपोजिशन होती है, यही फिर जब ये हुकूमतों वाले के फट्टे अड़ते हैं 5 साल बाद, तो फिर यही अपोजिशनें वापस आती होती हैं हुकूमतें बन के। सो हमेशा यही इंप्रेशन दिया जाता है। तो ये साल डेढ़ हुआ है, तो इनको ये हम वहाँ से दूर हो गए और ये करीब हो गए हैं। लोग इन पे लानते भेज रहे हैं। पब्लिक में हमारी पार्टी का ग्राफ ऑल टाइम हाई है। तो ये डंडे के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे ही अगर एतमाद लेना चाहते हैं और लिए बैठे हैं और समझते हैं कि हम दूर हैं, तो समझते रहें। सही। इसके तो अलावा भी ये आप एक पिछड़े इमरान टाइम आएगा तो पता इमरान लगेगा। खान साहब के अकाउंट से ये कहा गया कि मैं किसी किस्म की डील का ख्वाह नहीं हूं, अगर होता तो 2 साल पहले डील ले लेता, मैंने किसी को टास्क भी नहीं दिया। तो फिर ये जो आजम स्वाति साहब बात कर रहे थे कि बुध को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, पता नहीं हुई या नहीं हुई, किससे होनी थी, ये भी उन्होंने वाजे नहीं किया। लीमिन गंडापुर भी वो कह रहे हैं ये ख्वाहिश लेकर आए थे। तो कोई बैक चैनल ये अपने तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए जी, वो लोग बयान तो ऐसे ही करते रहे हैं कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बैक चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर खान साहब ने क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि मैंने अपनी ज़ात के हवाले से मुज़ाकरात करने के लिए किसी इंडिविजुअल को ऑथराइज़ नहीं किया। एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, चले ज़ात के लिए नहीं, लेकिन जैसे वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, उस पे तो वो कहते अवामी हैं कि वो मुज़ाकरात। नहीं, तो इस हवाले से कोई बातचीत हो रही है किसी की? इस हवाले पे अभी डिबेट विद इन पार्टी जो है वो अब शुरू हो रही है। तो देखें, हो जाएगी तो बातचीत शुरू करते हुए कौन सा टाइम लगता है जी। सही। तो एज ऑफ नाउ ये जो आजम स्वाति साहब के बयान थे, उनकी कोई एज सच अहमियत नहीं है आपकी पार्टी लेवल पे? उन्होंने आके ब्रीफ नहीं किया है कि मैंने किससे बात की है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? अभी कोई ऐसी चीज नहीं है जी।
सही। इसके अलावा एक आप लोगों ने अपनी कोशिश में ये भी कहा था कि रेमिटेंसेस का बाइकआउट कर देंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे हुए, और फिर आपने इसका ऐलान भी कर दिया। और जनवरी में मुझे याद है जब आपसे पूछा गया कि रेमिटेंसेस तो आ रही है अभी भी, तो आपने कहा 2-3 महीने में इसका फर्क नजर आएगा। अब हुकूमत तो यहाँ पे जश्न मना रही है कि $4.1 बिलियन की रेमिटेंस आई है मार्च के महीने में, रिकॉर्ड टूट गए। कोई फर्क नहीं पड़ा शेख साहब आपकी इस बाइकआउट की कॉल का? ये तुसी क्या जश्न मना रहे ने, मैं समझागा कि कौम ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अकल ਤੇ मातम करना चाहिए। वो क्यों कि एक तो पिछले 1-1.5 साल के दौरान 1.8 यानी कि 18 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ के चले गए। और ऑब्वियसली वो जो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि पैसे कमा के वापस अपने घरों को भेजते हैं, उसमें अचानक 18 लाख लोगों का तबादला जो है इजाफा हो गया, जो कि पिछले 10 सालों में किसी मुल्क में भी हाईएस्ट तरीन है। तो वो जो ब्रेन ड्रेन हो गया, जो लोग आपको छोड़ के चले गए, कोई रोटी से तंग, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं, कोई सिक्योरिटी के हालात, वो जरा है वो इथों चला गया। ये शादियां ने बजा रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहली दफ़ा एक ही महीने में रमज़ान और ईद आ गई, वरना यूजली वो 10 दिन 12 दिन का गैप होता है, मगर इस दफ़ा वो पूरे 30 डेज एक ही उसके अंदर आ गया। तो वो सारा जो रोज़ों के अंदर और जो ईद का वो था, ईद में अगर कोई $500 भेजता है तो 1000 भेजता है, पूरे साल में अगर कोई 500 भेजता है तो ईद पे 1000 भेजता है। वो ऐड हुआ और साथ 18 लाख बंदे ऐड हो गए। अगर हम आप इसको फ्यूल इसको वो इसकी परसेंटेज पे चले जाएंगे इन कंपैरिजन टू व्हाट एवर पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेशन के अंदर आई थी, तो वो तो फिर खाता नीचे ही है, ऊपर कोई नहीं है। तो नहीं तो इस पे शेख साहब कुछ ये जो 18 लाख लोग गए रिसेंटली, इन्होंने फिर बाइकआउट नहीं किया? जो इससे पहले बाहर मौजूद है उन्होंने भी बाइकआउट नहीं किया ना? ये 18 लाख लोग तो नहीं भेज सकते ना 4 बिलियन डॉलर। ਜਿਹੜੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ, ਇੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। तो शेख साहब मैं आपको यही तो, बल्कि मेरी आपके साथ प्रोग्राम में खुद बात हुई थी, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोग अपनी ज़रूरत के तहत अपनी फैमिली को ये पैसे भेजते हैं, आपके बाइकआउट कॉल का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, तो आप लोग नहीं सुन रहे थे ना? आप कह रहे थे नहीं कामयाब होगी उस वक्त भी। नहीं, हम अभी भी नहीं सुन रहे। बात यह है कि पार्टी जो है उसने ये नहीं कहा था कि आप 100% बात कर दें, यही कहा था कि आप एक पोर्शन ऑफ दिस जो है आप उसको जरूर कर दें। तो वो ठीक है, महीना ऐसा आ गया, ऊपर से हालात ऐसे बन तो गए। अब अप्रैल में तो ना रोजे हैं ना ईद है, अब आपको लग रहा है ये 4 बिलियन से क्या 2-2.5 बिलियन पे चली जाएगी दोबारा? देखो देखो की होता है। अब वो एतमाद नहीं नजर आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हुकूमत के लोग तो ये कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, एतमाद की नहीं है सर, हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से कहें। देखो मेरी गल सुनो, बात एतमाद की नहीं है, ये मेरे हाथ च नहीं है। कॉल देना मुकामी लीडरशिप के हाथ च उन्होंने दे छड़ी। ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे ने, कोई उस कंपेन को डील कर रहे हैं, वो इससे ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैनू तो कह रहे हैं कि ठीक है, तो मैं तुहानू कह रहा ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब हुकूमत के लोग हमें कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से कहें कि एक्सपोर्टर्स को भी कहें कि बाइकआउट करें, एक्सपोर्ट ना करें तो शायद हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाए। उनको कहें कि इन्वेस्टमेंट ना आए पाकिस्तान में, इसका भी बाइकआउट का ऐलान करें, शायद इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाए। जब एस्टैब्लिशमेंट साथ होती है ना सर, तो फिर इस तरह की कुदाड़ियां मरदियां होंगी हुकूमत। तो मैंने ऐसी हुकूमतें खुद भी देखी हुई हैं, मुझे अंदाजा है कि स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। तो कोई नहीं, इनकी उछल कूद जल्दी खत्म हो जाएगी। सही। आपके पुराने साथी फैसल वावड़ा साहब अभी भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सख्तियां आपके लिए बढ़ेंगी, तहरीक इंसाफ बिल्कुल आइसोलेशन में होगी, बल्कि पाकिस्तान बनेगी, पीटीआई पाकिस्तान बनेगी जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है आपकी पार्टी में। वो कह रहे हैं कि मैंने पहले ही प्रेडिक्शन की थी मजीद डिविजन होंगे और डिवीजन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मुलाकात नहीं करने दी जाती उसकी वजह क्या है, फिर भी लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना। नहीं, आप वाला साहब को बस चाहिए कि इस उम्र में ना संजीदा बात किया करें, गैर संजीदा बातों का फायदा कोई नहीं होता। और ये गैर संजीदा सी बात है कि इसमें से एक कैम मैंने सारा नहीं तोड़ सके। जब से ये सारा मामला हुआ है 26वीं तरमीम के हवाले से 4-5 इधर उधर गए थे, उनके एक्सेप्शनल केसेस हैं, पूरे पंजाब में एक एमपी नहीं तोड़ सके, एक एमएनए यहाँ पे नहीं तोड़ सके, एक सेनेटर नहीं तोड़ सके। पूरा 1.5 साल जोर टकरा मार मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबर, कारोबार बंद, बच्चे खराब, पर्चे दिए, FIA, एंटी कर सारा कुछ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾर्टी बन जाएगी। ये भी पाछा वाली गल्लां करते हैं सारे। सख्तियां मेरे भाई वाड़ा साहब पहले दिन से कह रहे हैं, सख्तियां और बड़ी हैं। तो क्या बड़ी हैं, तो क्या बंदे दौड़ गए पीछे। उन्हीं सख्तियों के बाद नवंबर में मोबिलाइजेशन हुई, उन्हीं सख्तियों के बाद अक्टूबर में भी हुई, उन्हीं सख्तियों के बाद 8 फरवरी का भी लोगों ने एहतजाज किया। चल रहा है, काम चलता रहेगा। एक ही पाछा वाली गलत एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के इस मामले में आता है ना, और ख़ुसूसन जब बंदे को पता भी नहीं होता मेरी पार्टी कौन सी है और मुझे वोट किसने दिया है,
तो एक गुलामाना सी एक वो सोच बन जाती है और बंदा कहता है मैं जिनके साथ हूँ बस वही खुदा है और वही चलाएंगे और बाकी कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो ऊपर है। किसने गल परत जावे किथे परत जाए कोई पता कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद वेलकम बैक। हज का फरीजा अदा करने के लिए लोग अपने लाखों रुपए खर्च करते हैं। इस फरीजे की अदायगी के लिए सालों साल इंतजार करते हैं और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हज की अदायगी पर खर्च करते हैं और हज के लिए कर्ज तक लेते हैं। मगर शायद ये सब करने के बावजूद इस बार हजारों लोगों का हज अदा करने का ख्वाब अधूरा ही रह जाए, क्योंकि हुकूमती पॉलिसियों और बास टूर ऑपरेटर्स की कोताहियों के बायस इन आजमीन की हज पर जाने की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। जबकि अब हुकूमत की इस मामले पर बेबसी ने लोगों की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। रवा साल सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 1,79,000 अफराद का हज कोटा दिया गया था, जिसमें से निस्फ कोटा सरकारी और आधा निजी स्कीम के लिए मुख्तस किया गया था। मगर हुकूमत की बात गलत पॉलिसियों और निजी टूर ऑपरेटर्स की जानिब से मुकर्रर तारीख तक वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से मुल्क की तारीख में पहली बार 67,000 आजमीन का फरीजा हज अदा करना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत भी इस मामले पर हाथ खड़े कर चुकी है। और अब सूरत हाल ये है कि वजारत मजहबी अमूर और निजी टूर ऑपरेटर्स के हुकाम एक दूसरे पर इसका मलबा डाल रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, किसकी कोताही के बायस हजारों आजमीन हज से महरूम हो जाएंगे, और क्या अब भी सऊदी अरब हुकूमत से बात करके हज कोटा बहाल करवाया जा सकता है? इस हवाले से कल सेनेट की कायम कमेटी बराए मजहबी अमूर में तफसीली गौर हुआ और कमेटी चेयरमैन मौलाना अता रहमान समेत निजी टूर ऑपरेटर्स के हुकाम की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद बराह रास्त मुदाखलत करके सऊदी हुकूमत से बात करें तो ये मसला अब भी हल हो सकता है। अहम बात यह कि सऊदी हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 90,000 के कोटे में से सिर्फ 13,000 निजी आजमीन को हज की इजाज़त दी थी, जिन्होंने डेडलाइन गुजरने से पहले रकम जमा करवा दी। मगर रवां हफ्ते वजीर ख़ारजा इसाक डार की जानिब से सऊदी वजीर ख़ारजा से राब्ते के बाद सऊदी हुकूमत ने मजीद 10,000 अफराद को हज की इजाज़त दे दी। और कल कमेटी इजलास में सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने ब्रीफिंग देते हुए कि सऊदी अरब और वजीर आजम की तरफ से कहा गया है कि इस 10,000 के कोटे के बाद मजीद कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हज की तैयारियां करें, बाकी सब छोड़ दें। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो कहीं सऊदी अरब हमारा कोटा ही ना कम कर दे। 90,000 में से 67,000 आजमीन हज पर जाते नजर नहीं आ रहे। यानी हुकूमत ने तो वाजे कर दिया है कि 67,000 निजी आजमीन के हज पर जाने की अब कोई उम्मीद नहीं है। मगर सवाल यह है कि आजमीन निजी टूर ऑपरेटर को जो अदाइयाँ कर चुके हैं, क्या वो उन्हें वापस मिलेंगी या नहीं, और उन्हें किस गलती की सजा दी जा रही है? इस हवाले से हुकूमत हज टूर ऑपरेटर पर इसकी जिम्मेदारी डाल रही है। वजारत मजहबी अमूर का दावा है कि सऊदी अरब ने 14 फरवरी तक 25% रकम जमा कराने की डेडलाइन दी थी। अगर टूर ऑपरेटर बर वक्त रकम जमा करवा देते तो ये मसला पैदा ना होता। वजारत मजहबी अमूर ने यह दावा भी किया है कि निजी टूर ऑपरेटर्स 904 से जायद कंपनियों से मुआहदे पर जिद करते रहे और फिर अदालत से हुक्म इम्तना भी ले लिया, और इसी हुक्म इम्तना की सजा 67,000 आजमीन को मिल रही है। और जब टूर ऑपरेटर्स ने हुक्म इम्तना लिया तो उनकी जमा रकम पर भी हुक्म इम्तना हो गया। ताहम 25% रकम सऊदी अरब हुकूमत से वापस ली जा सकती है। इस हवाले से वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने निजी टूर ऑपरेटर्स पर कोताही का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हुकूमत और निजी टूर ऑपरेटर्स ने खुद 14 फरवरी तक तमाम मामला मुकम्मल करने का मुआहदा किया था, मगर बर वक्त रकम की अदायगी नहीं की गई और डेडलाइन गुजरने के बाद रकम सऊदी अरब मुंतकिल होना भी रुक गई। जब गया मैंने वजीर हज से वहाँ मुलाकात की, यही जो क्वेश्चन वहाँ उठाया गया कि हमारे इतने हाजी रह गए तो आप मेहरबानी करें। उन्होंने एग्रीमेंट मुझे बताया कि ये जो 20 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ उसमें वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे, मिनिस्ट्री के लोग थे, डिप्टी मिनिस्टर था उसके दस्तखत थे, और हमारे जो डीजी के दस्तखत थे, और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के होप का नुमाइंदगी जो तंजीम है उसको होप कह रहे, होप का नुमाइंदा भी साथ था। उस पर साइन उन्होंने किया कि हम 14 फरवरी तक ये सारे हम मुकम्मल कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो अपने जो पैसे बर वक्त नहीं भेजे, तो उन्होंने उसको मसार कहते हैं उसको बंद कर दिया। वो पैसे नहीं जा सके, जिनके चले गए उनको क्लियर हो गया। ये उनकी अपने एंड पर एक उनकी जिम्मेदारी थी, उनको बर वक्त ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, लेकिन नहीं कर सके, जिसकी वजह से जाहिर है कि वो हाजी मुतासर भी हुए। वजीर मजहबी अमूर कह रहे थे कि निजी टूर ऑपरेटर्स ने बर वक्त अदायगियां नहीं की, जबकि निजी टूर ऑपरेटर्स के हुकाम बर वक्त अदायगियां ना होने की दो वजूहत बताते हैं, जिनका कहना है कि वजारत मजहबी अमूर ने सितंबर 2024 में हज पॉलिसी तरतीब दी, मगर वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी 2.5 माह बाद नवंबर में दी, जबकि हुकूमत ने खुद तो दिसंबर में ही
हज बुकिंग का आगाज कर दिया, मगर जब तक हुकूमत ने अपना 90% कोटे पर बुकिंग हासिल नहीं कर ली, तब तक निजी हज ऑपरेटर्स को दरख्वास्तें लेने की इजाजत नहीं दी। निजी हज ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्होंने हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से बुकिंग का आगाज 10 जनवरी से शुरू किया, जबकि सऊदी हुकूमत ने डेडलाइन 14 फरवरी की दी थी, जिसे बाद में 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। निजी टूर ऑपरेटर्स का यह भी दावा है कि हुकूमत हज ऑपरेशंस के लिए खुद तो यकमुश्त रकम सऊदी अरब मुंतकिल कर सकती थी, मगर निजी ऑपरेटर्स को यौमिया $3 लाख की हद मुकर्रर की गई, जिसकी वजह से रकम की अदायगियों में ताखीर हुई। निजी टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर सनाउल्लाह का दावा है कि अब तक 95 अरब रुपए सऊदी अरब जा चुके हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि हुकूमत ने निजी टूर ऑपरेटर्स को रिकग्निशन लेटर यानी हज की दरख्वास्तें लेने की इजाजत देने में ताखीर क्यों की। दूसरा सवाल यह है कि हुकूमत ने टूर ऑपरेटर्स को यौमिया $3 लाख सऊदी अरब भेजने की जो हद मुकर्रर की थी, टूर ऑपरेटर्स की दरख्वास्त और वक्त की किल्लत के बावजूद उस हद में इजाफा क्यों नहीं किया गया। और तीसरा सवाल यह है कि 21 फरवरी की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद निजी टूर ऑपरेटर्स आज़मीन हज के पैसे सऊदी अरब में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में भेजते रहे, तो हुकूमत ने उन्हें रोका क्यों नहीं। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमने दावत दी थी सरदार यूसुफ साहब को, जो कि वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर हैं, लेकिन वो तो नहीं आए प्रोग्राम में। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नासिर खान। नासिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक मरतबा वो हज करे, उसके लिए वो सालों साल तक रकम जमा करता है, कर्ज भी लेता है ताकि वो हज कर सके। लेकिन इस साल बदकिस्मती से 67,000 लोग, ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि 67,000 लोग जो कि शायद अपने मुकम्मल रकम भी जमा करवा चुके, वो हज पर नहीं जा सकेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इसकी जिम्मेदारी जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उन पर डाल रही, कह रहे हैं उनकी कोताही, और क्योंकि उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं की, जो 14 तारीख के बाद में 21 फरवरी की डेडलाइन थी, वो नहीं पेमेंट की गई, इसलिए 67,000 लोग हज पे नहीं जा सकेंगे। शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब मदद किया। मुख्तलिफ वजूहात है जो जिसपे हम वो टाइमलाइन फॉलो नहीं कर सके। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें 2023 में 500 का क्लस्टर बनाने की इजाजत मिली। सऊदीया का निज़ाम चेंज हुआ और उसके बाद एकदम 2000 का क्लस्टर बनाना था, जिसमें उसमें सीसीपी और फॉर्मेलिटीज की वजह से एक ये मसला था। तीसरी बात 2000 ये है क्लस्टर कि का पहले हमारी मतलब बुकिंग समझा लेट दीजिए स्टार्ट हुई। कि एक टूर ऑपरेटर के पास 2000 हाजियों का कोटा होगा, यही मतलब है ना इसका? जी 2000 को कोटा होगा और इसमें हम 904 एचजीओस थे। उसमें हमें मर्ज होना था और वो 2000 उस मर्जिंग में एससीसी जो हम पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उस क्लस्टर को बनाना था, उसमें जो फॉर्मेलिटीज थी वजह वो बनी। दूसरी वजह ये थी कि हमें बुकिंग की इजाजत लेट मिली, 10 जनवरी को मिली और 14 फरवरी हमें डेडलाइन दी गई सऊदीया की तरफ से। उसमें हमारे उसकी वजह से भी मसाइल हुए। तीसरी बात ये थी कि 500 का जब क्लस्टर था हमारे पास, तो उस वक्त भी हमें इजाजत थी स्टेट बैंक से $3 लाख का डे हर कंपनी को। एकदम जब 2000 का क्लस्टर हो गया और उसमें भी हमें फिर 3 लाख की इजाजत मिली और उससे ज्यादा वो नहीं मिला। तो वो भी डिले का बाइस बनी। और इस वक्त जो है हमारे 67,000 हाजी इस वजह से रह गए कि हमें ये सारे मामलात का सामना पड़ा। इंडिया के भी हाजी रह गए, नाइजीरिया के, इजिप्ट के और काफी ममालिक हैं। चूंकि सिस्टम नया था उसकी वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ा। सही। अच्छा, मुझे बारी बारी बताइएगा। एक तो आपने कहा कि 10 जनवरी से आपने जो है दरख्वास्तें लेना शुरू की जो प्राइवेट हज करने जाना चाह रहे थे, इतना ताखीर क्यों हुई? क्योंकि गालिबन नवंबर में तो काबीना का अप्रूवल भी आ गया था हज पॉलिसी पे, क्या वजह थी इसकी? हमें जो मिनिस्ट्री हमारी रिलीजियस अफेयर है वो हमें जब इजाजत देगी हम उसके बाद हज कर सकते हैं। कुछ हज ऑपरेटर से जो मेरी बात हुई है उन्होंने ये कहा कि हुकूमत हुई और कुछ जो हज ऑपरेटर से मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि पहले सरकार चाहती थी कि जो उनका कोटा है 90,000 का वो बुक हो जाए, इसके बाद उन्होंने इजाजत दी। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। पहले गवर्नमेंट बुक करती है जिसकी वजह से वो भी लेट हो गए, हाजी पूरे नहीं हो सके, उनका महीना बाद हमें इजाजत दी। सही। और इसके बाद जब आपको इजाजत मिली 10 जनवरी को, तो 21 फरवरी तक आपके पास डेडलाइन थी और आप कह रहे हैं कि यौमिया $3 लाख आपको इजाजत थी बाहर भेजने की। तो इस हवाले से आपने हुकूमत से बात नहीं की कि इतनी अगर स्लो अदायगियां होंगी तो हम नहीं पूरा कर सकेंगे? स्टेट बैंक को भी भेजे और मैं अपने मिनिस्ट्री को भी भेजे कि हमें पेमेंट भेजने की इजाजत दी जाए।
मगर वो नई इजाज़त स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से हमें इजाज़त नहीं दी गई और इसी वजह से काफ़ी डिले भी हुआ, क्योंकि 4 दिन करीबन जो है हमारे पास टाइम होता है। 2 दिन छुट्टी इधर होती है, 1 दिन छुट्टी सऊदीया में होती है। तो उस वजह से भी काफ़ी डिले हुआ। इस वक़्त हमारे 680 मिलियन रियाल सऊदीया में पड़े हुए हैं, जो कि इन हाजियों के पैसे हैं, और तकरीबन 250 मिलियन रियाल जो है वो हम एडवांस में दे चुके हैं। तो हमें अगर इस वक़्त इजाज़त दी जाए, हमारी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि वो हमारे इंटरवीन करे सऊदी एमबीएस साहब से और किंग से, कि हमें एक 3 दिन की इजाज़त दें। 3 दिन में हर चीज़ हम हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट और अज़ीज़िया, मिना, हर चीज़ हम मुकम्मल कर दें। अच्छा नासिर साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि जब 21 तारीख को डेडलाइन मुकम्मल हो गई तो ये क्या मामला था कि उसके बाद भी जो हज ऑपरेटर्स हैं वो आज़मीन से पैसे भी ले रहे थे और आगे पैसे भेज भी रहे थे सऊदी अरब, और जहाँ तक मुझे पता है सऊदी अरब में जहाँ पैसे जाते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट होता है और वहाँ से फिर वो टूर ऑपरेटर्स के ई वॉलेट में आता है। तो 21 फरवरी को डेडलाइन तो खत्म हो गई थी, फिर आप पैसे बाहर भेजे जा रहे थे, क्यों भेज रहे थे और हुकूमत ने आपको रोका नहीं कि आप पैसे ना भेजें क्योंकि डेडलाइन खत्म हो गई है? ये बिल्कुल एक नए कवानीन थे सऊदी अरब की तरफ से, और नया साल था। पहले भी इस तरह होता रहा है कि एक्सटेंड होता रहा है, अपना डेट एक्सटेंड होती रही, और हम इस इंतजार में थे कि आज डेट, अभी वो मसार खुलेगा जो उनका सिस्टम है, और कब खुलेगा, अभी खुलेगा, इस चक्कर में हम वहां पे पैसे भेज दे रहे हैं। नासिर साहब, ये तो बड़े रिस्क है, आप खुद कह रहे हैं सऊदी अरब का सिस्टम चेंज हुआ है और 21 तारीख तक डेडलाइन थी, लेकिन फिर भी आप लोगों से पैसे लेते रहे और पैसे आगे भेजते भी रहे क्योंकि आपको उम्मीद थी कि शायद सऊदी अरब एक्सटेंड कर देगा। तो ये सारा आपने उम्मीद पे किया, तो जो लोग हैं वो तो पैसा दे चुके हैं, आप क्या करेंगे आगे? नहीं होता रहा है, हमेशा ये होता रहा है कि जब डेडलाइन दी जाती थी, तो वो एक्सटेंड होता था, यानी हम रमजान के बाद भी हमारा सिस्टम चलता था। लेकिन इस दफा चूंकि सऊदी अरब ने थोड़ा सा वो स्ट्रिक्टली वो किया, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। सही, और आप कह रहे हैं कि 680 मिलियन रियाल आप लोग भेज चुके हैं और 250 मिलियन जो है उसमें से वो अखराजात में खर्च भी हो चुके हैं, यानी कि अपार्टमेंट, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, बुकिंग में। नहीं नहीं, 250 मिलियन रियाल उसके अलावा है, जो जो हमने उसमें अपना एडवांस में दिए हुए हैं। सही, एडवांस में दिया। अच्छा, अब आपने 680 कहा कि मिलियन आप रियाल अपील अभी करते हमारा हैं उसमें। वजीर आजम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो सऊदी हुकाम से बात करें और जो है गुंजाइश निकालें, लेकिन कल जब ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी में गया तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने तो बाकायदा कह दिया है कि 10,000 का कोटा बढ़ गया है और अब आगे कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा इसरार करें तो सऊदी अरब हमारा जो कोटा है वो ही कम कर दे। तो कोई उम्मीद तो नहीं नजर आ रही उनकी तरफ से अब? वो तो जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सरदार यूसुफ साहब का, जो हमारे वज़ीर हैं वज़ारत मज़हबी उमूर की। उन्होंने भरपूर वहाँ पे कोशिश भी की, और वो जो कोटा दे दिया वो तो कम नहीं, वो तो हमने वीज़े भी निकलवा लिए हैं। लेकिन हम सर साहब से अपील करते हैं कि वो इंटरवीन करें इस मसले में। सऊदी अथॉरिटी से एक रहम की अपील है हमारी कि 67,000 हाजियों का मसला है, ये कोई आम छोटी सी बात नहीं है कि वो हाजी अकोमोडेट हो जाए, और अगर वो इंटरवीन इस मसले में करेंगे तो इंशाल्लाह जो लबैक हैगा ये सारी दुआएं उनको जाएंगी। हाँ, लेकिन नासिर साहब, आप और शुक्रिया ये अदा तो करें पाकिस्तान सरदार के यूसुफ साहब का, लेकिन सरदार यूसुफ साहब जो रिलीजियस मिनिस्टर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये आप लोग क्योंकि कोर्ट चले गए थे, आपने स्टे ऑर्डर ले लिया वहाँ पे, इसलिए जो रकम भी मुंतकिल की गई थी उस पर भी स्टे हो गया, उस वजह से काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ है। 20 दिन का मसला था, ये वो हमारे एसपीए में स्टेज में हुआ था, बाकी कोई मसाइल तो नहीं थे। हम आगे तो हमेशा हमारे इनके साथ चलते रहते हैं छोटे छोटे मामला पे, तो कोई ऐसा इशू नहीं था जिसकी वजह से वो हमने देख लिया। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तानी हुकाम सऊदी हुकाम से बात करें और 67,000 जो लोग जाना चाहते हैं हज पर उनको इजाज़त मिल जाए, लेकिन बिलफर्ज खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो जो रकम उन्होंने आपको दी है और आपने शायद वो रकम कहीं ना कहीं अकोमोडेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए अगर खर्च कर ली होगी, तो फिर क्या उनको वो रकम वापस मिलेगी? क्या पहले आपको वो रकम वापस मिलेगी और आपकी तरफ से क्या उन लोगों को वो रकम वापस मिलेगी या नहीं? मिल जाएगी रकम, हमारी वहाँ पे पड़ी हुई है, सिस्टम में पड़ी हुई है, बैंकों उसमें ओपेप में है। तो जो रकम हमने खर्च की भी है या उसपे, वो तो एडवांस की शक्ल में है, मगर नुकसान बहुत ज्यादा है, हम उसको करेंगे अकोमोडेट।
अकोमोडेट करेंगे, लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जी इंशाल्लाह हम लेकिन हमारी गुजारिश है कि लोगों हज पे जाए। क्या गुजारिश है आपकी? दोबारा मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है कि आप वजीर आजम से गुजारिश करते हैं कि वो सऊदी वो हुकाम से बात हमारे- करें वो- और जो कोटा मुकम्मल हमें 90,000 का मिला था उसमें 67,000 लोगों को भी शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक दफ़ा फिर बताते हैं कि हमने सरदार यूसुफ साहब को भी प्रोग्राम में आने की थी, वफाकी वजीर हैं बराए मजहबी उमूर, लेकिन वो प्रोग्राम में नहीं आए। प्रोग्राम हमारा जारी है, आज या कल अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं इस हवाले से तो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बात भी हो रही है कि हुकूमत ने पहले इंतज़ार किया कि उनका अपना जो सरकारी कोटा है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको इजाज़त दी गई कि वो अपनी बुकिंग खोलें और फिर लोगों से दरख्वास्तें लेने शुरू करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदर बनते ही जाराना टैरिफ पॉलिसी के जरिए 5 बुनियादी अहदाफ हासिल करने का ऐलान किया था। ट्रंप चाहते थे कि वो टैरिफ के जरिए अपने हरीफों और हलीफों पर दबाव डालकर उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। वो चाहते थे कि टैरिफ आयद करके अमरीकी पैदावारी सनत को फरोग दें, चीन को उसके घुटनों पर लाएं, अमरीका के लिए ज्यादा रेवेन्यू हासिल करें और अमरीका में अशिया की कीमतों में कमी लाएं। मगर अभी तक इन अहदाफ में कामयाबी मिलना तो दूर, बल्कि सदर ट्रंप टैरिफ से मुतल्लिक अपने बाज़ दावों पर पीछे हटकर इस पॉलिसी के मनफी असरात का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक कोशिश में सदर ट्रंप ने अपने ही मुंतखब करदा फेडरल रेवेन्यू के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को ओहदे से हटाने की धमकी दे दी है, जिससे अमरीकी मार्केट्स में गैर यकीनी में मजीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल साफियों से बात करते हुए चेयरमैन फेडरल रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर मैं उन्हें निकालना चाहूं तो बहुत जल्द वो चले जाएंगे, मैं उनसे खुश नहीं हूं। मगर सवाल यह कि सदर ट्रंप अपनी इंतजामिया के एक अहम रुकन पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं, ट्रंप उनसे क्या चाहते हैं। इस बारे में अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि सदर ट्रंप की फेडरल रेवेन्यू के चेयरमैन को हटाने की धमकी की वजह ट्रंप का हुक्म ना मानना है। ट्रंप इस बात पर शदीद भरम है कि पॉवेल ने उनकी शरह सूद में फौरी कमी के बार बार मुतालबे को नजरअंदाज किया है। ट्रंप समझते हैं कि शरह सूद में ये कमी अमरीकियों के लिए घरों की खरीदारी के लिए कर्ज लेना आसान बना सकती है, सार्फिन के सेंटिमेंट्स और स्टॉक मार्केट को बेहतर कर सकती है। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप की फेडरल रेवेन्यू के चेयरमैन जेरोम पॉवेल पर तनकीद इस बात का वाज़े इशारा है कि वो ऐसे बहाने तलाश कर रहे हैं कि अगर उनकी तिजारती हिकमत अमली नाकाम हो जाए और वो दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे ना कर सकें तो किसी और को कुर्बानी का बकरा बना सकें। वॉल स्ट्रीट के एक बिजनेसमैन ने CNN को बताया है कि अगर हालात मजीद ख़राब हुए और कोई मुआहदा ना हो सका तो सदर ट्रंप मार्केट की मंदी का इल्ज़ाम पॉवेल पर डालेंगे और कहेंगे कि ये सब उस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने शरह सूद में कमी नहीं की। और अहम बात यह है कि ट्रंप अपनी पॉलिसी से पैदा होने वाले मसाइल का मलबा जिस शख्स पर डालना चाह रहे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि तजारती पॉलिसी की वजह से अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ सकती है और टैरिफ का बोझ अवाम पर पड़ सकता है। शरह सूद में कमी ना करने के फैसले के साथ जेरोम पॉवेल का यह बयान भी ट्रंप के गुस्से की वजह बन रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की अपनी जाराना पॉलिसी से भी कुछ पीछे हटते नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मैं नहीं चाहता कि टैरिफ मजीद बढ़े, बल्कि शायद इसमें कुछ कमी की जाए, क्योंकि एक हद के बाद ऐसा होता है कि लोग खरीदारी करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैं टैरिफ मजीद ना बढ़ाना चाहूँ। अब देखना यह है कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है वो कहाँ जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।